मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1, दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला दिन। ये कहानी है शुभम नाम के एक स्टूडेंट की जो हाल में ही 10वीं की परीक्षा पास करके निकला है और उसे अपने आगे पढ़ने के लिए दिल्ली के एक बड़े कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वह साइंस सब्जेक्ट ज में नाम दर्ज कराता है। ये शुभम का कॉलेज का पहला दिन है। वह कॉलेज के गेट पर खड़ा कॉलेज को अपनी आंखों में चमक के साथ देखते हुए अपने मन में हाय कहता है, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, आज मेरे साथ क्या हो सकता है। इतना सोचते हुए वह कॉलेज के अंदर जाने लगता है। उसके अंदर जाने के कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर एक स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर आई। उस कार में से बाहर रेड कलर्स की हील्स पहनने किसी की पैर दिखाई देती है और उसमें से एक बला की खूबसूरत लड़की निकलती है जो बहुत ही सुंदर रेड कलर की ड्रेस पहनी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और वह कॉलेज में अंदर आती है, जिसमें सभी लोग का ध्यान उसी तरफ आकर्षित हो जाती है। वहीं हमारे हीरो भी कोई अलग नहीं थे। जब उसने उस लड़की को देखा तो वह वहीं खो सा गया और उसके मन में एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगती है। कुछ देर बाद शुभम को होश आता है और वह खुद से ही कहता है, क्या गजब की लड़की है जो होश उड़ा गई, कहाँ गई। वह छोड़ जाते हैं, अभी देर हो रही है। इतना सोचकर वह अपने क्लास की ओर बढ़ ही रहा था कि वह किसी लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की की आंखें बंद हो गई और वह गिरने लगती है। जैसे ही वह गिरने वाली होती है कि उसे महसूस होता है कि वह हवा में है और उसकी कमर को कोई अपने हाथों से पकड़ रखा हो। उसी वक्त वह लड़की अपनी आंखें खोल लेती है, जिससे उसके सामने एक चेहरा नजर आता है जो बहुत हैंडसम होता है। वह और कोई नहीं, हमारा हीरो शुभम होता है। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खोसे जाते हैं और कुछ देर बाद उन दोनों को होश आता है और वह दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर अपने अपने रास्ते चल देते हैं। ये सब देखकर एक लड़का अपने गेंद के पास जाकर अपने बॉस को जो देखा वो बताते हुए कहता है, बॉस लगता है कि भाभी उससे पट जाएगी, कुछ करिए बॉस। वही शुभम क्लास की ओर बढ़ रहा है और यहाँ इस तरफ गेंद के लीडर नीरज को जब पता चला कि किसी को पल्लवी पर दिला गया है तो वह अपने चमचे से कहता है, जाओ जाकर पता लगाओ कौन है वह जिसे अपनी जान गंवानी है। यहाँ शुभम अपने क्लास में जाकर पिछले बेंच पर बैठ जाता है और लेक्चर सुनने लगता है। लेक्चर तकरीबन 3 घंटे तक चलती है और फिर लेक्चर खत्म हो गया। तभी राइट साइड से एक लड़का जिसका नाम सार्थक है वह शुभम से बात करता है। कुछ देर के बातचीत के बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर वे दोनों कैंटीन की ओर खाना खाने जाते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं कि शुभम को आगे वाली सीट पर वही लड़की दिखती है जो सुबह उससे टकराई थी। शुभम उसके पास जाकर कहता है, हाय तुम यहाँ इस क्लास में, वैसे मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, वो सुबह मेरी वजह से तुम गिरने वाली थी। कोई बात नहीं, वो गलती मेरी भी थी, मैंने भी तुम्हें देखा नहीं था, पल्लवी कहती है। फिर शुभम पल्लवी से कहता है, मैं शुभम हूँ। पल्लवी कहती है, मेरा नाम पल्लवी है। तभी पीछे से आवाज आती है, और मैं हूँ सार्थक। इतना कहकर वो तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुछ देर के बाद शुभम पल्लवी से कहता है, हम लोग कैंटीन जा रहे हैं, तुम चलोगी? नहीं मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ, हम लोग बाद में मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर नीरज के चमचे उसे बताते हैं कि शुभम और उसके दोस्त कैंटीन की ओर जा रहे हैं। नीरज कहता है, चलो मेरे साथ। वह और उसके चमचे भी कैंटीन की ओर चले जाते हैं। कैंटीन पहुंचते ही नीरज के चमचे नीरज को शुभम की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस ये वही जिसे मैंने सुबह भाभी के साथ देखा था। तभी नीरज शुभम की ओर बढ़ने लगता है तो नीरज के साथ जो लड़का था वह नीरज को रोक लिया और कहा, बॉस यहाँ बहुत से लोग हैं, इसे कॉलेज के बाद देखते हैं। और नीरज किसी को फोन करता है और उसे कहता है कि एक लड़का है जिसका गेम बजाना है, कुछ देर में कॉलेज के बाहर मिलो। और उसके बाद वह शुभम का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शुभम खाने का आनंद लेते हुए सार्थक से बात कर रहा था। इन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई है। खाना खाने के बाद शुभम और सार्थक अपने अपने रास्ते चल देते हैं। सार्थक अपने डॉर्मेट्री की ओर बढ़ रहा था और शुभम लाइब्रेरी में चला गया और कुछ बुक्स पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे शाम हो गई। फिर वे कॉलेज से निकलता है। शुभम को कॉलेज से निकलता देख नीरज अपने साथ आए गुंडे को बोलता है कि उसे उठाकर किसी सुनसान जगह ले जाते हैं और नीरज और उसके गुंडे शुभम को किडनैप कर लेते हैं और बेहोश कर किसी सुनसान जंगल में लेकर चले जाते हैं। शुभम को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ और वह बहुत देर तक बेहोश रहा। फिर नीरज अपनी कार जंगल के बीच में रोक दिया और शुभम को कार से बाहर निकला और होश में लाता है। और शुभम होश में आकर इधर उधर देखने लगा और कहा, कहाँ हूँ मैं और तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो? नीरज आगे आकर कहता है, तेरी मौत हूँ मैं। तभी शुभम बोलता है, क्यों मारना चाहते हो, मैंने क्या किया है? तभी नीरज शुभम को अपनी और पल्लवी के बारे में बताया और कहा, तुम हमारे बीच में आए इसलिए तुम्हें मरना होगा। और फिर नीरज अपने गुंडे को शुभम को मारने को बोलता है और सभी गुंडे शुभम को मारने लगा और वो अधमरा हो गया। उसकी सांसें समय के साथ धीमी होती जाती है। एपिसोड 2, जब नीरज को लगता है कि शुभम अब जिंदा नहीं बचेगा तो वह उसे अधमरा देखता है तो नीरज अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहता है, देख साले, तेरी अपनी औकात दो कौड़ी भी नहीं है और तू पल्लवी के सपने देख रहा था। जा अब ऊपर वाले से बोलना अगर फिर मिला तो मुझसे यानी नीरज से कभी
नहीं टकराएगा। फिर नीरज शुभम को वहीं अधमरा देखकर अपने सभी दोस्तों से कहता है, अभी तक पल्लवी मुझसे नहीं पटी और ये चूतिया लोग उसे पाने के सपने देखता रहता है। जो भी पल्लवी के आसपास भटके उसका भी हालत इसी की तरह होना चाहिए। सुन लो सभी, पल्लवी को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर नीरज शुभम को छोड़कर सभी के साथ वहां से चला गया। इधर शुभम मन ही मन में भगवान से कहता है कि मेरी क्या गलती थी भगवान, क्या किसी लड़की से प्यार करना गुनाह है? मैंने तो सिर्फ बातें ही कर रहा था। इतना कहते ही उसके होश भी धीरे धीरे जाने लगते हैं और उसकी सांसें भी टूटने लगते हैं। यहाँ वह अपने आखिरी सांस ले रहा था कि एक चमत्कार हुआ। शुभम का शरीर हवा में तैरने लगा और उसके शरीर में सफेद और चमकदार रोशनी गिरने लगती है। इस वक्त वह किसी देव पुरुष से कम नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी ठीक होने लगी और जहां से भी खून निकल रहा था वहां के घाव धीरे धीरे करके भरने लगी। ऐसा लग रहा था कि शुभम का फिर से जन्म हुआ है। उसकी त्वचा पहले से काफी गौरी और मुलायम हो गई और शुभम की बॉडी से एक बार फिर से एक अलग तरह की रोशनी निकलती है और फिर पूरी बॉडी गायब हो जाती है। यहाँ शुभम गायब हो चुका था। उधर शुभम का दोस्त सार्थक को कुछ गलत होने का आभास हो जाता है। फिर वह अपने में ही बुदबुदाता है, ये शुभम कहाँ रह गया है? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं शुभम को कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं, इतना मत सोच। एक काम करता हूँ, पल्लवी से फोन करके पूछता हूँ, शायद उसे कुछ मालूम हो सकता है। और फिर सार्थक पल्लवी को फोन करता है और शुभम के बारे में पूछता है। उधर पल्लवी की फोन रिंग होती है और वह उठाकर कहती है, हेलो सार्थक। उधर से सार्थक कहता है, हेलो पल्लवी, क्या शुभम तुम्हारे साथ है? और फिर पल्लवी इधर से कहती है, नहीं सार्थक, शुभम यहाँ पर नहीं आया है, कुछ हुआ है क्या? फिर सार्थक जवाब देता है, नहीं यार कुछ नहीं हुआ है, पर अभी तक शुभम रूम नहीं आया है। शुभम दोपहर को बोला कि वह लाइब्रेरी जाएगा, उसे कुछ बुक्स पढ़ने थे और वह अभी तक नहीं आया। रात के 8 बज चुके हैं, इसलिए मैंने तुमसे ही पूछना सही समझा, कहीं वह तुम्हारे साथ तो नहीं है? फिर पल्लवी सार्थक से कहता है कि शुभम कहीं पार्ट टाइम जॉब तो नहीं ढूंढ रहा होगा, क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वह कोई ना कोई जॉब करते हैं जिससे वह अपना खर्च उठा सके। फिर सार्थक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, शुभम जरूर जॉब ही ढूंढ रहा होगा। फिर पल्लवी कहती है, तुम चिंता मत करो सार्थक, शुभम सुबह तक आ जाएगा, तुम सो जाओ। गुड नाइट सार्थक। फिर सार्थक कहता है, गुड नाइट पल्लवी, और फिर फोन काट देता है और सोने के लिए चला जाता है। फोन कटने के बाद इधर पल्लवी भी चिंता में पड़ जाती है और उसे भी शुभम की फिक्र होने लगती है। उसने तो सार्थक को समझा दिया कि शुभम कहीं जॉब ढूंढ रहा होगा, लेकिन उसे कुछ बुरा होने की आशंकाएं हो रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा 2 बार हो चुका था। फ्लैशबैक। पल्लवी की फ्लैशबैक शुरू होती है और वह सोचती है, 1 साल पहले जब वह कॉलेज में पहली बार एडमिशन कराने गई थी, हर जगह कॉलेज में हरियाली और चहल पहल थी। एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार कॉलेज में अंदर आती है, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह हुस्न की परी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर कॉलेज के हर जगह सन्नाटा छा गया। हर लड़की उसे देखकर जल भून रही थी और हर लड़के के मन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा हो रही थी। धीरे धीरे वह चलकर कॉलेज में अंदर आती है और फिर सभी की खुसफुसाहट उस लड़की को सुनाई देती है और वह मन ही मन मुस्कुरा देती है, ये लड़की कोई नहीं, हमारी पल्लवी ही होती है। वह मन ही मन कहती है कि जो भी कोई हमसे हिम्मत करके बात करने की कोशिश करेगा और वह एक अच्छा इंसान होगा तो उसे दोस्ती करने के बारे में सोचूंगी। वही एक लड़का जिसका नाम अनुज शर्मा है, वह पल्लवी से कहता है कि एडमिशन कहाँ हो रहा है, तुम्हें पता है? पल्लवी उसे बताती है और अनुज वहां से चला जाता है। पल्लवी भी उसके पीछे जाती है और अपना एडमिशन करा लेती है, दोनों का एडमिशन हो जाता है। ऐसे ही दोनों के बीच बातचीत चलती है। जैसे ही पल्लवी और अनुज का दोस्ती की शुरुआत होती है, उसके अगले ही दिन अनुज गायब हो जाता है और वह क्लास में दिखाई नहीं देता है। जैसे ही अनुज कॉलेज नहीं आता है तो पल्लवी उदास हो जाती है, क्योंकि अनुज को पल्लवी दोस्त समझती है। अगले ही दिन एक नया लड़का एडमिशन लेता है, वह पल्लवी की पीछे वाले बेंच में बैठता है। एक बार पल्लवी की बुक्स वह नीचे गिर गई थी तो उसने लड़के ने उठा कर दिया और फिर इसी तरह से उसे नए लड़के जिसका नाम मोहित था वह उठ कर दिया। पल्लवी उसे थैंक्स बोलती है और इसी तरह दोनों दोस्ती हो जाती है। 2-3 दिन के बाद मोहित भी कॉलेज नहीं आ रहा है और पल्लवी को बुरा लगता है। तभी उसे पता चलता है कि अनुज और मोहित उससे दोस्ती करने के बाद ही कॉलेज नहीं आ रहा है। कोई लड़का मोहित और सूरज दोनों को धमका रहा था कि वह पल्लवी दोस्ती तोड़ दे। फ्लैशबैक समाप्त। इसीलिए पल्लवी को लगता है कि शुभम का गायब होना इत्तेफाक नहीं है। ये सोचते सोचते पल्लवी की आंख लग जाती है और वह सो जाती है। दोस्तों, क्या थी वह अनजान रोशनी जो शुभम पर पड़ रही थी? कहाँ गए शुभम का शरीर? क्या पल्लवी जान पाएगी कि शुभम कहाँ गया और इसके पीछे किसका हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ सुपर AI सिस्टम सिर्फ योर स्टोर 2.0 एपिसोड 3।
अब तक हमने सुना कि नीरज ने शुभम को अधमरा करके छोड़ के चला गया और शुभम के शरीर में रोशनी पड़ती है और शुभम गायब हो जाता है और सार्थक और पल्लवी को कुछ गलत होने का आशंका होने लगती है। अब आगे शुभम का शरीर धरती से गायब होता है। इधर आकाशगंगा के दूसरे भाग में एक ग्रह है जिसका नाम डेमोंटियन है और उस ग्रह में टेलीपोर्ट करता है। इस ग्रह में कई देश है, उसमें से एक देश है जिसका नाम सांची है और सांची की राजधानी त्रिगरतला है। सांची में कई सारे राज्य हैं, उसमें से एक राज्य है जिसका नाम देवपुरा है। देवपुरा के राजा आदित्य सिंह और रानी माधवी है और उनका एक बेटा है जिनका नाम प्रिंस राज है। वह काफी सालों से बीमार रहता था क्योंकि राज के चचेरे भाई जिसका नाम हर्ष है वह राज को एक जहर दे दिया था। वह एक ऐसा जहर था जिससे राज का शरीर बीमार हो गया और उसकी सोल आत्मा बहुत कमजोर हो गई, इतनी कमजोर कि वह किसी भी वक्त शरीर छोड़ सकता है। उसी समय हवा में एक बॉडी तैर रही थी और उसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। धीरे धीरे राज का शरीर भी हवा में उड़कर शुभम के शरीर के आमने सामने आ जाता है और धीरे धीरे दोनों एक तेज रोशनी से चमकते लगता है और आपस में जुड़ जाता है। राज की बॉडी में शुभम का आत्मा और शरीर जुड़ जाता है। क्योंकि राज की आत्मा कमजोर होती है इसलिए वह गायब हो जाती है। शुभम का शरीर और आत्मा राज के शरीर से जुड़ जाती है। शुभम की आत्मा अब राज का भी शरीर इस्तेमाल कर सकता है और अपना भी, लेकिन डेमोंटियन ग्रह में राज का ही शरीर इस्तेमाल होगा जब तक कि राज और शुभम कल्टीवेशन नहीं कर देता है। धीरे धीरे शुभम की आंख खोलने लगती है और उसका शरीर दर्द करने लगता है और बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी उसके सर में एक बिजली के झटके सा महसूस होता है और दर्द करने लगता है और धीरे धीरे राज की मेमोरी शुभम को मिलने लगती है और उसे राज के जीवन के बारे में पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वह यहाँ क्यों है। राज के इतना याद आते ही उसे किसी के पैरों की आवाज आने लगती है और रूम का दरवाजा खुलता है और एक अंधेर उम्र के आदमी और औरत आते हुए नजर आते हैं। वह कोई और नहीं राज के माता पिता है। जैसे ही राज के माता पिता राज को बैठे हुए देखते हैं तो उन दोनों आंखों से आंसू गिरने लगता है और वह अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जैसे ही राज को किसी औरत की आवाज आती हुई सुनाई देती है वैसे ही वह उसकी तरफ देखने लगता है और एक बार फिर से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है, बेटा तुम ठीक तो हो न, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जैसे ही वह अपनी माँ की बात सुनता है तो कहता है, माँ मैं ठीक हूँ, बस शरीर में थोड़ी अकड़न सा महसूस होता है, शायद इतने दिन बिस्तर में लेटे लेटे दर्द हो रहा है, कुछ दिन चलूंगा फिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने माँ के गले लग जाता है। उसकी माँ के आंसू गिरने लगते हैं। राज करीब 1 महीना से बेहोश था। माँ से अगर होने के बाद वह अपने पापा के गले लगता है। दोनों बाप बेटे को अगर आने के बाद राज अपनी माँ की ओर देखने लगता है और उठते हुए कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, उठो जल्दी से खाना दे दो। इतना कहकर हम बिस्तर से उठ जाता है और अपने माँ और पिता के साथ डाइनिंग टेबल की ओर चलने लगता है और डाइनिंग टेबल तक पहुंचाने के बाद सभी अपनी अपनी कुर्सियां पर बैठ जाते हैं। राज को धीरे धीरे करके सब याद आ रहा है, कैसे 1 महीने पहले वह यहाँ बैठा था और खाना शुरू करने ही जा रहा था कि उसके चचेरे भाई यहाँ आ धमके। राज के माँ पिताजी हर्ष को बहुत मानते थे, वह हर्ष को अपने बेटे की तरह ही मानते हैं, इसलिए वह उसे भी खाना खाने के लिए बोलते हैं और हर्ष वही एक कुर्सी पर बैठ जाता है और राज के माता पिता से हंसते हुए बातें करने लगता है। बातें करते करते वह अपने पास से 3 पैकेट निकलता है जिसमें की खीर होती है। फिर हर्ष तीनों को वह पैकेट दे देता है। बाकी 2 पैकेटों में खीर के अलावा कुछ नहीं मिला होता है, लेकिन एक पैकेट में उसमें जहर मिला दिया था। तीनों मिलकर अपना अपना खीर खत्म कर देते हैं। यह वही खीर था जिससे खाने के बाद राज का शरीर धीरे धीरे बीमार हो रहा था। ये सब राज को याद आते हैं। शुभम जो अभी राज के शरीर में है उसे पुराने आज पर दया आ जाती है और वह खुद से और उससे वादा करता है कि वह उसके हर दुश्मन से उसकी मौत का बदला लेगा। इतना सोचकर वह खाना खाने लगता है। जब तक राज खाना खा रहा था तब तक उसके दिमाग में झटके पर झटके महसूस हो रहा था और राज की सारी यादें आती जा रही थी कि कैसे बचपन में खेला करता था, कैसे उसके माता पिता से उसे प्यार किया करते थे और कैसे उसके चचेरे भाई ने उसे मारने की साजिश रची और उसे जहर दे दिया। खाना खाने के बाद राज थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था और उसे कमजोरी भी नहीं आ रही। धीरे धीरे वह पहले की तरह स्वस्थ होता जा रहा था। फिर वह अपने माँ से बोलता है कि माँ मैं बाहर घूम कर आता हूँ और वह वहां से बाहर की ओर चला जाता है। यहाँ उसके माँ को थोड़ी चिंता नहीं रखती है, अपनी पत्नी माधवी को चिंता करते थे। राजा आदित्य माधवी से कहते हैं, चिंता मत कीजिए, वह अब स्वस्थ है, लेकिन फिर भी माधवी को राज की चिंता होती है। इधर राजमहल के बाहर जा रहा था, वहाँ के दृश्य बहुत ही सुंदर थे। राज इधर उधर देखकर चल ही रहा था कि वह किसी से टकरा जाता है।
एपिसोड 4। अब तक हमने सुना कि राज शुभम जब टेलीपोर्ट होकर दूसरे दुनिया में एक ग्रह पर राज नाम के लड़के का मरने के बाद शुभम उसके शरीर से कंबाइंड जुड़ हो जाता है और उसका फिर से जन्म होता है और राज की सारी यादें भी उसे मिल जाती है और शुभम राज के माता पिता को अपने परिवार की तरह प्यार करने लगता है। जब वह महल से बाहर घूमने निकलता है तो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वह किसी से टकरा जाता है। अब आगे जब वह घूमने के लिए निकलता है तो बाहर के दृश्य को देखकर बहुत ही सुंदर लगने लगता है। इसी प्रकार वह इधर उधर देखते हुए सभी दृष्टियों का आनंद ले रहा था कि वह किसी से टकरा जाता है। राज जैसे ही टकराता है तो वह नीचे गिर पड़ा और फिर वह उस लड़के की तरफ देखता है जो राज से टकराया था। वह फिर अपना सिर घुमाकर देखा तो वो कोई और नहीं हर्ष है। हर्ष ने जब देखा कि वह किससे टकराया है तो वह शॉक्ड हो गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही वह राज को देखा था कि वह अब किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन अभी वह अपने पैरों से चलकर बाहर निकल आया है। फिर हर्ष राज कहता है, कचरे साले हरामी देखकर नहीं चल सकता है, तू जिंदा कैसे बच गया? मैं तो तेरे ऊपर जाने के सारे रास्ते को मैंने अपने हाथों से खोल दिया था, तो तू बच कैसे गया? फिर राज कहता है, वह इसलिए क्योंकि जिको राखे साया मार सके न कोई। हर्ष कहता है मतलब? फिर राज कहता है, जिसको ऊपरवाला बचाना चाहता है तो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मार सकता है। राज हर्ष से कहता है, तू और तेरा बाप दोनों मेरे परिवार के खिलाफ चाल चलते रहे, लेकिन मेरे परिवार ने कभी तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही परिवार से हैं। लेकिन तुम लोग सिर्फ षड्यंत्र करना चाहते हो, कभी परिवार का साथ निभाने के बारे में सोचा है? साले उससे मेरा क्या लेना देना? मैं अगर उस समय तुम्हें नहीं मार सका तो अब मार दूंगा। हर्ष राज से कहता है। फिर राज कहता है, तुम मुझे उस समय नहीं मार पाए तो अब क्या मार पाओगे? मैं जानता था कि मेरे खाने में जहर तो नहीं मिलाया था और मैं ये भी जानता था कि यह एक धीमी गति से काम करने वाला एक जहर है। मैंने जब पहली बार तुम्हारे द्वारा लाए गए खाने को खाया था तभी मैं सब समझ गया था कि यह तेरी चाल होगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत देर हो चुकी थी और मैंने वो खाना खा लिया था, इसलिए मेरी हालत खराब हो गई। लेकिन उसके बाद तुमने जब भी मेरे खाने के लिए कुछ भी, मैं उसे खाने का सिर्फ नाटक करता था और तुम्हारे जाने के बाद फेंक देता था। मुझे पता था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि मैं वह खाना खा नहीं रहा हूँ तो तुम मुझ तक वो जहर पहुँचाने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। इस तरह मैं समय के साथ धीरे धीरे स्वस्थ होता गया। इससे हर्ष बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह राज से कहता है, क्या नाटक किया साले कचरे तूने? मैं भी पहचान नहीं सका। मुझे पता होता कि तुम नाटक कर रहे हो तो उसी वक्त तुम्हें अपनी तलवार से मार देता। इतना नाटक तेरे घर वह जहर नहीं ले जाना पड़ता तो क्या हुआ? आज तू मुझसे कैसे बचेगा? तभी हर्ष राज को एक मुक्का मार देता है। वह एक साधारण पंच था, उसमें कोई भी अंदरूनी ताकत नहीं थी और ना ही वह कोई शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन राज का शरीर कमजोर होने के कारण वह हवा में उड़ते हुए पीछे एक बड़े से पेड़ से टकरा गया और उसने दिल दिसला देने वाली चीखें निकलने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। जैसे ही हर्ष राज को मारने जा रहा था तभी उसे कुछ गांव वालों की आवाज सुनाई दी। वह लोग वहां से काफी दूर थे। जब राज ने जोरदार चीखें निकली थी तो ये सुनकर ही सभी लोग वहां पहुंचे जाते हैं जहां पर राज बेहोश हो गया था। जैसे ही हर्ष ने गांव वालों के आने की आवाज सुनाई दी तो वह बेहोश हुए राज से कहता है, साले तेरी मौत आज नहीं लिखा है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन कब तक बचेगा मुझसे? आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तो वह तेरे आखिरी दिन होगा। अलविदा। इतना कह वह वहां से भाग गया। उसके बाद जब वहां गांव वाले पहुंचे तब उसने वहां किसी को भी नहीं पाया तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जब वह वहां से जाने ही वाले थे तो उन्हें कुछ दूर किसी लड़के को देखा। तब सभी लोग उसके पास गया तो वहां युवराज बेहोश पड़े थे। तब सभी लोग राज को उठाकर महल ले गए। महल में जब राजा आदित्य और रानी माधवी ने जब सभी गांव वाले को देखा तो पास गए और फिर उस लड़के को माधवी अपने गोद में उठा लिया और फिर राजा ने वैद्य को बुलाया और राज को दिखाया तो वैद्य ने राज को देखा और फिर राजा से कहा कि युवराज को कुछ नहीं हुआ है, वह सिर्फ बेहोश हो गया है और युवराज के घाव जल्दी भर जाएंगे, मैं अभी दवा दे देता हूँ। और वो वैद्य वहां से चला जाता है और माधवी राज के पास जाकर सिर को सहलाने लगी और फिर माथे पर किस करके चली जाती हैं और रानी माधवी के जाने के कुछ देर बाद राज होश में आ जाता है। राज उठते ही अपने आप से कहता है, मैं कहाँ हूँ? और उसे थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था वह उसे याद आ गया था। उसने भी गाँव वाले की आवाज सुनाई दी थी और वो कहता है, अच्छा हुआ कि गाँव वालों ने मुझे बचा लिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एपिसोड 5। हमने अभी तक सुना कि राज और हर्ष की टक्कर हो जाती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तुझे राज को हर्ष एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जिससे राज बेहोश होने से पहले दर्द से चिल्लाता है और उसकी चीखें वहां से गुजर रहे हैं। सभी गांव वाले सुन लेते हैं, उसे जगह पर हो जाते हैं जहां पर राज और हर्ष की लड़ाई हो रही थी। गांव वाले को आने की आवाज सुन हर्ष वहां से भाग जाता है और फिर गांव वाले राज को महल ले जाते हैं। महल में जब राजा और रानी ने राज को इस हालत में देखा तो वह उसे उसके कमरे में लेकर चले गए और राजा ने वैद्य को बुलवाया और फिर राज का इलाज हुआ।
राज के इलाज होने के बाद दवा देकर सभी राज को आराम करने छोड़ जाते हैं। सभी के जाने के थोड़ी देर बाद राज को होश आता है। राज के होश में आने के थोड़ी देर बाद एक आवाज सुनाई दी। अब आगे। सभी के जाने के कुछ देर बाद राज को होश आता है, तभी उसके दिमाग में एक घंटी बजती है। हेलो होस्ट, कौन बोला? और फिर राज अपना सिर इधर उधर घुमा कर देखता है मगर कोई दिखाई नहीं देता है। तभी फिर से आवाज आती है, मैं आपका सुपर एआई सिस्टम बोल रहा हूँ, आपका सुपर एआई सिस्टम्स एक्टिवेट हो गया है। होस्ट इतना सुनते ही राज की हालत खराब हो जाती है। सिस्टम, ये कैसा सिस्टम है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है? क्या ये कोई भूत तो नहीं? महल में भूत? राज की बातों को सुनकर सिस्टम नाराज हो जाता है। तभी राज के सामने एक इंटरफेस खुलता है। ये बिल्कुल हवा में तैरने वाले स्क्रीन की तरह दिखता है, जिसमें से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वह छोटी लड़की बहुत क्यूट दिख रही थी। क्या मैं तुम्हें कोई भूत लगती हूँ? वह छोटी लड़की कहती है। राज जब ये नजारा देखता है तो वह फिर से बेहोश हो जाता है। वह क्यूट सी लड़की कहती है, आजकल के इंसान कितने कमजोर पड़ गए हैं। इतना कहकर सिस्टम इंटरफेस भी बंद हो जाता है। कुछ देर बाद राज को फिर से होश आता है। आह, यह मेरा सर, इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन यार, अभी मैंने बड़ा ही अजीब सपना देखा। तभी सिस्टम कहती है, मैं कोई सपना नहीं हूँ मम्मी, भूत। ए चुप, आइंदा से अगर मुझे भूत कहा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून कर दूंगी। सिस्टम की धमकी सुनने के बाद राज एकदम शांत हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक सुपर एआई सिस्टम हूँ और मेरा काम तुम्हारी मदद करना है। राज कहता है, अच्छा, और यह जो तुम मेरे सामने प्रकट हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, इस सिस्टम को होस्ट के सिवाय कोई भी नहीं देख सकता है, सिर्फ भगवान देख सकते हैं। तब सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट अब आप अपना स्टेट्स देख सकते हैं। यहाँ दो टाइप के स्टेट्स है, पहले स्टेट्स प्राइमरी और दूसरा स्टेटस सेकेंडरी है। प्राइमरी स्टेट्स में दो बॉडी टाइप स्टेट्स है जो इस प्रकार है। फर्स्ट बॉडी टाइप स्टेट्स, यूजर राज सिंह, रेस ह्यूमन, लेवल 0, स्टेज 0, एज 18 ईयर्स, कल्टिवेशन स्टेज नॉर्मल ह्यूमन, HP 710, लक 1, चार्म 1/5, स्ट्रेंथ 1/5, एजिलिटी 1/5, स्टैमिना 1/5, टॉलरेंस 10%, स्पीड 1.55, इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता 1/5, फ्लाइंग एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, इंस्टिंक्ट एबिलिटी 10%, टेलीपैथी एबिलिटी नॉट एक्टिवेटेड, विजन एबिलिटी 10%, स्किल -0, सेकेंड बॉडी टाइप स्टेट्स नॉट एक्टिवेटेड, यूजर शुभम शर्मा, रेस ह्यूमन, एज -16 ईयर्स, लेवल 0, HP 1010, स्ट्रेंथ 5/1, चार्म 1/5, स्किल्स 0, इंटेलिजेंस बौद्धिक क्षमता 1/1, स्टैमिना क्षमता 1/5। सेकेंडरी टाइप स्टेट्स, यह एक सिस्टम टाइप स्टेट्स है जो प्राइमरी स्टेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। एक्सपीरियंस पॉइंट 0/100, सिस्टम कॉइन 20 कॉइन, RP रिजर्व पॉइंट -5। यह एक्सपीरियंस पॉइंट, सिस्टम कॉइन और RP, ये तीनों ही सिस्टम टाइप स्टेट्स है जो सिस्टम में एक्स्ट्रा है। इन दोनों से आप अपने दोनों बॉडी टाइप के स्टेटस बढ़ा सकते हैं। होस्ट तब राज सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये तीनों पॉइंट कैसे हासिल कर सकते हैं और इसे स्टेट्स में कैसे जोड़ा जा सकता है? फिर सिस्टम जवाब देता है, होस्ट जब आपको सिस्टम कोई टास्क देगा जिससे आपको करने के बाद सिस्टम कॉइन मिलेगा, आप जितना मुश्किल आप इससे सिस्टम कॉइन सिस्टम शॉपिंग स्टोर पेज में कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे हथियार, स्किल आदि और बहुत कुछ। और आप सिस्टम की सहायता से किसी की मदद करते हैं या फिर कोई हथियार बनाते हैं या अपने दुश्मनों और कोई ऐसी जानवर को मारते हैं जो आम नहीं हो, जिसमें अनोखी शक्तियां हो। तब सिस्टम आपको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है जिससे आप अपनी स्टेट्स के स्टेज को बढ़ा सकते हैं। और तीसरा RP रिजर्व पॉइंट है जो आपको डेमेंटियन ग्रह के खतरनाक जानवर को मारकर उसके कोर को सिस्टम में बेचने पर मिलेंगे। इससे आप सिस्टम कॉइन 10 RP = 1 कॉइन मिलेंगे और दोनों बॉडी टाइप स्टेट्स बढ़ा सकते हैं। मतलब यह RP एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो सब में काम आता है, यह ऑल इन वन पॉइंट है। सिस्टम, एक बात बताना कि ये दो बॉडी टाइप स्टेट्स क्यों बता रहा है? क्या मेरा बॉडी यानी शुभम शर्मा का भी बॉडी इस्तेमाल कर सकता हूँ? तब सिस्टम बताता है, होस्ट आप दोनों टाइप बॉडी में बदल सकते हैं, लेकिन कब ये मुझे भी नहीं मालूम, लगता है यह आपकी मदद ही करेगा। तब राज कहता है कि मैं अपने हेल्थ स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकता हूँ? तब सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, होस्ट आपके पास 5 RP है, आप उससे अपना HP बढ़ा सकते हैं। जैसे ही राज सुनता है कि वह अपना HP बढ़ाकर ठीक हो सकता है तो वह 3 RP बिंदु को अपने HP में जोड़ होता है, इससे उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है।
क्या सिस्टम को भी नहीं मालूम है कि दूसरा टाइप बॉडी अनलॉक कैसे होगा? क्या वो पता लग पाएगा कि वह दूसरा बॉडी अनलॉक कैसे करें? क्या सिस्टम के इस्तेमाल से राज की जीवन को सफल बना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ सुपर आई सिस्टम सिर्फ योस्टो 2.0 पर।